बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज चैप्टर नंबर 15 में बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है उसको स्टडी करेंगे। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स जो है इसमें सबसे पहले एक बात करने की ज़रूरत होती है कि एक्चुअली हर ऑर्गेनिज्म जो है ना उसको न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है ताकि वो सरवाइव कर सके। अब जो न्यूट्रिएंट्स वो लेगा कहाँ, वो लेगा एनवायरनमेंट से। तो बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या हैं कि एक्चुअली इसमें क्या होता है कि जो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो इकोसिस्टम में हो रही होती है ना वो साइक्लिक है। साइक्लिक का यहाँ मतलब क्या है? साइक्लिक का यहाँ ये मतलब है कि एक्चुअली जो फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ से कहाँ होता है, फ्रॉम एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एनवायरनमेंट। तो इसीलिए साइक्लिक है। ये साइक्लिक कैसे है कि ये फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहाँ से होगा, एनवायरनमेंट टू ऑर्गेनिज्म एंड बैक टू द एनवायरनमेंट। और इसी को हम क्या कहते हैं, हम इसको बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। अब इसमें प्राइमरी रिजर्वॉयर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या है कि जनरल मॉडल ऑफ न्यूट्रिएंट साइक्लिंग जो कि मैं अभी आपको दिखाती भी हूँ, उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ क्या है कि मेन रिजर्वॉयर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि 4 हैं, A, B, C एंड D। इसके बाद दूसरी चीज़ जो है उसमें वो क्या है, वो प्रोसेसेस हैं कि जिनके ज़रिए से क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो रिजर्वॉयर्स के दरमियान में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हैं। अब जो रेजरवॉयर की जो हम पहले पॉइंट की जो बात कर रहे थे, तो हर रेजरवॉयर जो है ना उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और वो कौन सी हैं? पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि क्या उसमें ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, यानी उन दोनों में से कौन से हैं। वैसे याद रखें, आसान बात है, ए और बी जो है ना उनमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं और इसके अलावा जो है ना वो सी और डी उसके अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं। दूसरी चीज़ जो है यह है कि वेदर और नॉट द मटेरियल्स आर डायरेक्टली अवेलेबल फॉर यूज़ बाय ऑर्गेनिजम्स, के यानी क्या जो मटेरियल उसके अंदर हैं तो क्या ऑर्गेनिजम्स उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो जो आपका ए वाला है वो क्या होते हैं कि वो आपके अवेलेबल होते हैं, बी वाला अनअवेलेबल, सी वाला अवेलेबल और डी वाला अनअवेलेबल। तो ये इस तरह से जो है ये इसमें चीज़ें हैं। अब ये देखें, ये मॉडल है हमारा और जनरल मॉडल है न्यूट्रिएंट साइकिल के लिए। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, ये रिजर्वॉयर्स हैं, ये ए, ये बी है, ये सी है और ये डी, 4 रिजर्वॉयर्स हैं। अब आपको याद है कि हमने सबसे पहली बात क्या की थी, हमने ये कहा था कि मेन रिजर्वॉयर्स ऑफ एलिमेंट्स जो हैं इनके अंदर जो है प्रेजेंट है। तो इसमें हर रिजर्वॉयर जो है उसकी हम एक एक करके बात करेंगे। तो मेन रिजर्वॉयर्स ऑफ एलिमेंट्स आपको मैंने बता भी दिए हैं, ए है, बी है, सी है और डी है। इसके बाद दूसरी बात जो हमने देखनी है वो क्या है, वो है प्रोसेसेस। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर ये प्रोसेस फॉसिलाइजेशन हो रही है, रेस्पिरेशन है, सिमुलेशन है, वेदरिंग है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स है, सर। तो ये सारे क्या हैं, ये प्रोसेसेस हैं कि जिनके ज़रिए से एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं कि वो एक जो रिजर्वॉयर है उससे दूसरे रिजर्वॉयर में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको एक और बात बताई थी कि हर रिजर्वॉयर जो है उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि क्या वो ऑर्गेनिक है या वो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, यानी कि उसके अंदर कौन से मटेरियल्स प्रेजेंट हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल्स प्रेजेंट है या इनऑर्गेनिक प्रेजेंट है। तो इसमें आप ये देख लें, ये ए वाला, इसमें क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। इसमें क्या है, इसमें भी ऑर्गेनिक मटेरियल, यानी ए और बी में ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। इसके बाद जो सी है इसमें भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और जो है इसके बाद जो है ये डी जो है इसमें भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं। दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक थी वो क्या थी, वो थी वेदर और नॉट मटेरियल्स आर डायरेक्टली अवेलेबल फॉर यूज बाय द ऑर्गेनिजम्स। तो जो हमारा ये पहले वाला है ए है, इसमें क्या है कि ये अवेलेबल है एज न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर सकते हैं। ये क्या है, ये बी वाला क्या है, अनअवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स। इसी तरह से जो है ये सी क्या है, अवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स और डी क्या है, अनअवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब हम जो है ना डिटेल में जाएंगे कि जो ये सारे के सारे रिजर्वॉयर्स काम कैसे करते हैं। तो आपने जब भी इसको लिखना है तो आपने सारे रिजर्वॉयर्स जो है ना, इससे मैं एक एक करके सबकी बात करूंगी,
तो आपकी बुक के अंदर ना हेडिंग्स नहीं बनी, आपने हर एक की हेडिंग बना लेनी है। जैसे रेजर्वायर ए बता रहे हैं तो रेजर्वायर ए की हेडिंग दे लें, उसके बाद बी की, सी की, डी की, इस तरह से आप हेडिंग्स दे के तो इसको डिस्कस करेंगे। अब इसमें हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रेजर्वायर ए है, इसके अंदर क्या है कि न्यूट्रिएंट्स जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं और जो डेट्राइटस, दो चीज़ें हैं ना, ये देखें, ये न्यूट्रिएंट्स किस में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और दूसरा क्या है, डेट्राइटस। अब जो इन दोनों में होते हैं वो क्या है कि यानी कि रेजर्वायर ए की बात हो रही है, तो ये क्या है कि ये अवेलेबल होते हैं टू अदर ऑर्गेनिजम्स। और किस तरह से अवेलेबल होते हैं, जैसे मैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर मैं बात कर रही हूँ तो ये अवेलेबल कैसे होंगे कि जिस वक्त जो कंज्यूमर्स फीड करते हैं तो ये अवेलेबल हो जाते हैं। इसी तरह से डेट्राइटस वाले कैसे अवेलेबल होते हैं कि जब डेट्रिटिवोर्स जो होते हैं वो कंज्यूम करते हैं नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर को। डेट्रिटिवोर्स जो हैं वो कौन होते हैं कि वो, जैसे एग्जांपल्स अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो है अर्थवर्म्स है, स्नेल है, स्लग है, इसके अलावा मिलीपीड, सेंटीपीड, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सारे के सारे डेट्रिटिवोर्स होते हैं। और ये करते क्या है कि ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट और एनिमल मटेरियल जो है उसके ऊपर क्या करते हैं कि फीड करते हैं। तो ये डेट्राइटस हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या है कि एक्चुअली ये अवेलेबल है। और इसमें जो है वो ए जो है हमारा ये इस तरह से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है रेजर्वायर बी। अब ये बी जो है इसमें भी याद है आपको ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और ये क्या है, ये अनअवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स हैं। अब रेजर्वायर बी जो है इसमें क्या है कि कुछ मटेरियल्स एक्चुअली क्या होते हैं कि मूव कहाँ से करते हैं कि वो लिविंग, जो आपका ये देखें ना, ए हमारा क्या था, ये लिविंग था ये वाला, तो यहाँ से क्या होता है एक्चुअली ए से जो है वो कुछ मटेरियल्स जो है वो मूव कर जाते हैं किसके अंदर, यानी ऑर्गेनिक लिविंग आपका ऑर्गेनिक है, इससे किस में चले जाएंगे, फॉसिलाइज्ड, यहाँ पर फॉसिलाइज्ड आपके ऑर्गेनिक रेजर्वायर में, यानी कि रेजर्वायर बी क्या है, फॉसिलाइज्ड ऑर्गेनिक मैटर रेजर्वायर है। अब इस रेजर्वायर के अंदर क्या होता है कि ये कहाँ से आए कि यहाँ एक्चुअली क्या हुआ कि यही जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जब फॉसिलाइजेशन हुई, तो फॉसिलाइजेशन के बारे में याद रखें ये एकदम से नहीं होती है, इसको मिलियंस ऑफ ईयर्स चाहिए होते हैं। तो जब डेड ऑर्गेनिजम्स जो थे वो व्हेन दे वर बेरिड बाय सेडिमेंटेशन हुई, और वो जो बरी हुए सेगमेंट्स के सेडिमेंटेशन के ज़रिए से, तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरने के बाद क्या हुआ कि ये किस में चेंज हो गए, ये कोल में, ऑयल में और पीट में चेंज हो गए। अब ये सारे के सारे फॉसिल फ्यूल्स हैं। अब ये जो है ना हमारा यहाँ पीट जो है ना, ये क्या होता है कि ये एक्चुअली क्या होता है कि ये सेडिमेंट है और ये किससे मिलके बना होता है कि ये पार्शली डिकेड प्लांट मैटर है, जैसे ख़ास तौर पे ज़्यादातर स्फेग्नम है। तो ये जब ये क्या होता है कि ये डिके होता है, पार्शली डिकेड है, तो ये जब सेडिमेंट्स के अंदर जो है वो आपका होता है, तो ये क्या होता है कि आपका ये चेंज हो जाता है पीट के अंदर। तो ये जो सेडिमेंट जो है पीट की, ज़्यादातर जैसे मैंने अभी पहले भी बोला, ये ज़्यादातर स्फेग्नम मॉस है असल में, उससे बनती है, और अदर मॉसेस भी हो सकती हैं। तो ये जो है वो क्या होगा कि इस तरह से ये हमारे फॉसिल फ्यूल के तौर पे, और कई जगह हैं जहाँ पीट को एक फ्यूल के तौर पे लोग यूज़ भी करते हैं। कोल और ऑयल को आप पहले से ही जानते हैं कि ये इनको हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमारा आ जाता है नेक्स्ट आ जाता है, अभी देखें कि ये अनअवेलेबल है। अनअवेलेबल क्यों कह रहे हैं, इसलिए कि इसको डायरेक्टली जो है ना ऑर्गेनिज्म जो है असेंबल नहीं कर सकते, यानी कि आप इनको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। तो इसके बाद जो तीसरा आ जाता है हमारा, वो कौन सा है, रिजर्वायर सी, वो है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और ये अवेलेबल है न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इसके अंदर जो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आएंगे, अब ये या तो पानी में डिसॉल्व होते हैं, सॉइल में प्रेजेंट होंगे, या फिर एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये अवेलेबल है फॉर यूज़। अब ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एसिमिलेट करते हैं मटेरियल्स को इस रेजर्वायर से डायरेक्टली, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये डायरेक्ट इसकी एसिमिलेशन हो रही है किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। और इससे क्या होगा, प्लांट्स जब इसको यूज़ करेंगे तो आपकी जो फूड वगैरह वो जो बन जाती है, तो ये फिर क्या हुए, ये खुद क्या है, फिर ये अवेलेबल है। अब ऑर्गेनिज्म जब तो एसिमिलेटिंग को डायरेक्ट करते हैं, इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास कुछ प्रोसेस है कि जिनसे ये केमिकल्स जो हैं
जो है रिलेटिवली जो है यहाँ से क्या होगा कि ये वापस आ जाएंगे। और प्रोसेस जिनसे ये वापस आएंगे वो भी काफ़ी रैपिड प्रोसेस हैं ये, जैसे रेस्पिरेशन है, डिकम्पोजिशन है और या फिर एक्सक्रीशन है। इनके ज़रिए से क्या होता है कि ये रैपिड प्रोसेसेस हैं कि जिनसे जो है ये वापस जो है इसी हमारे रेजर्वायर में यानी रेजर्वायर सी में वापस आ जाते हैं। और इसमें हमारा क्या आ गया, एटमॉस्फेयर है, सॉइल वाटर, ये चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो इसके बाद जो है ना, अब आप ये देखें कि यहाँ तक तो हमने ये बात कर ली ना कि हमारा रेजर्वायर जो है ना सी जो है वो इस तरह से काम करेगा। अब यहाँ अगर हम बात करते हैं रेजर्वायर डी की, डी में क्या है, डी के अंदर इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं और ये अनअवेलेबल एज न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब जो रेजर्वायर डी जो है ना, इसके अंदर क्या है कि जो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जो इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं जो टाइड अप रॉक्स में, आप ये देखिए ना, मिनरल्स इन रॉक्स, ये किसका बना हुआ है, जो रेजर्वायर डी में क्या चीज़ है, मिनरल्स इन रॉक्स। अब रॉक्स के ऊपर तो टैप इन नहीं कर सकते, टैप इन टू नहीं कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म। टैप इन टू का क्या मतलब होता है, एक्सेस कर लेना किसी रिसोर्स को, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि वो इसको कर सकें टैप इनटू इनऑर्गेनिक मटेरियल जो कि टाइड है इसके अंदर, रॉक के अंदर, यानी मिनरल जो कि रॉक के अंदर प्रेजेंट है। तो स्लोली होता क्या है, फिर ये अवेलेबल कैसे होते हैं, क्योंकि हमने कहा ना कि ये अवेलेबल भी हो सकते हैं, वैसे अनअवेलेबल है, लेकिन प्रोसेस कौन सा है जो इसको अवेलेबल करेगा। देखें कि बने कैसे थे, फॉर्मेशन जब सेडिमेंट्री रॉक की हुई तो ये बन गए। अब ये अवेलेबल कैसे होंगे कि जब वेदरिंग और इरोजन होगी ना, तो उससे क्या होगा कि जब वो वेदरिंग से इरोजन से जब ब्रेक डाउन होती है रॉक्स वगैरह, तो उससे क्या होता है कि ये फिर क्या होते हैं कि ये है अनअवेलेबल, ये फिर उस सूरत में क्या हो जाते हैं, ये फिर अवेलेबल हो जाते हैं। और इसी तरह से आपको याद होगा कि हमने यहाँ पर भी अनअवेलेबल कहा था इसको, बी को। तो ये भी जो पीट कोल और ऑयल वगैरह जो है, ये भी क्या होता है कि इसका तरीका क्या है इसका अवेलेबल होने का, कि जब बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स होती है तो उससे क्या होगा कि ये रेजर्वायर सी जो है इसके अंदर क्या होता है, वो जो एग्जॉस्ट रिलीज होगा इनके बर्निंग से, तो वो क्या होगा कि वो इसका हिस्सा बन जाएगा। इस तरह से ये भी अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसी तरह से जो है वो क्या होता है कि ये जो प्रोसेसेस हैं ये क्या करते हैं कि ये इनको अवेलेबल कर देते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारी डेफिनेशंस एक्चुअली उन्होंने कही हुई हैं, एक्वीफर्स एंड वाटर टेबल। तो वाटर टेबल क्या होता है, आपने देखा है कि जब बारिश होती है, आपने कहीं जहाँ सॉयल मिट्टी वगैरह हो ख़ास तौर पे, तो वहाँ क्या होता है जब बारिश होती है तो कुछ पानी जो होता है वो क्या होता है कि जो ग्राउंड है उसमें परकुलेट कर जाता है, सिंक कर जाता है, उसमें आपने देखा जज्ब हो जाता है जिसे आप कहते हैं। तो कुछ देर पानी वहाँ होगा, कुछ देर बाद आप देखेंगे तो वो जज्ब हो गया होता है, वहाँ पानी नहीं होता, क्योंकि वो क्या होता है परकुलेट कर जाता है, सिंक कर देता है ग्राउंड में। और जब वो ग्राउंड में जाता है तो अब उसको क्या करेगा, अर्थ को सेचुरेट कर देगा एक सर्टन लेवल तक। अब वो जो टॉप ऑफ द सेचुरेशन जोन जो है ना, उसे हम वाटर टेबल कहते हैं। यानी वाटर तो ग्राउंड वाटर तो काफ़ी ज़्यादा है ना, लेकिन जो उसकी टॉप है ना, जो ऊपर वाला हिस्सा है, उसको हम क्या कह देते हैं कि ये वाटर टेबल है। अब जब अर्थ जो होगा, अर्थ होती है तो उसके अंदर बेसिन्स हो सकते हैं, चैनल्स हो सकते हैं। तो वाटर जो होता है वो क्या होता है कि वाटर टेबल के लेवल से ऊपर हमें नज़र आने लग जाता है, यानी अवेलेबल आपका अपीयर होने लग जाता है। तो ये दो सूरतों में हो सकता है वो ख़ास तौर पे। उसके बाद हम तीसरी भी एक बात करेंगे। तो लेक्स एंड पॉन्ड्स, जो बेसिन्स में वाटर होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लेक्स एंड पॉन्ड्स कहते हैं। इसके बाद स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, वाटर जो चैनल्स में होता है ना वो उसको हम स्ट्रीम्स एंड रिवर्स कहते हैं। इसके बाद लास्ट जो है हमारा सॉरी एक्वीफर्स है। एक्वीफर्स क्या होता है कि कुछ दफ़ा ऐसे हो जाता है कि जो ग्राउंड वाटर जो है ना आपका, वो अंडरग्राउंड रिवर्स की शक्ल में होता है, उन्हें हम एक्वीफर्स कहते हैं। और उसको हम मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे वेल्स के ज़रिए या अदरवाइज़ वहाँ से पानी को ले सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।